10 अगस्त 2023। सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम भारत के करोड़ों लोगों के भरोसे की निशानी है ये नाम। भरोसा सत्य का, भरोसा न्याय का, भरोसा लोकतंत्र का। मगर क्या सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम ने इस भरोसे को कमजोर कर दिया है? एक के बाद एक लगातार ईमानदार और रीढ़ वाले जजों से सुप्रीम कोर्ट का कॉलेजियम क्यों किनारा कर रहा है? जिन जजों को भारतीय कानून का सबसे बड़ा विद्वान समझा जाता है, जिन्हें लोकतंत्र की लाठी माना जाता है, क्या वजह है कि मोदी काल में ये कॉलेजियम उनसे किनारा कर रहा है? पहले जस्टिस अकिल कुरैशी और अब जस्टिस डॉक्टर एस मुरलीधर। जस्टिस मुरलीधर इसी महीने यानी अगस्त 2023 में रिटायर हो चुके हैं। उनकी रिटायरमेंट के साथ ही सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ही नहीं, भारत की जुडिशल हिस्ट्री में एक बहुत बड़ा सवाल जुड़ गया है। ये सवाल है कि क्या सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम मोदी सरकार से डरने लगा है? कुछ खबरें हैं जो उस जवाब के आसपास पहुंचती है जिन पर कि ये सवाल खड़ा हुआ है। दिल्ली दंगा याद है? एक ओर अपने लोकतांत्रिक अधिकारों को लेकर लोग बैठे थे, तो दूसरी ओर अपनी फ्यूडलिस्टिक सोच को लेकर खड़े गोडसेवादी उनको मार रहे थे। फरवरी 2020 का आखिरी हफ्ता, दिल्ली के नॉर्थ ईस्ट के कुछ हिस्से जल रहे थे। कई घायल पीड़ित फंसे हुए थे मुस्तफाबाद के एक छोटे से अस्पताल में। उन्हें आईसीयू में शिफ्ट करना था, मगर एम्बुलेंस रोके दंगाई खड़े थे। पुलिस भी बेकार, सब चुप थे कि अचानक जस्टिस एस मुरलीधर मुट्ठी तान कर खड़े हो गए। तब वो दिल्ली हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस थे। आधी रात को उन्होंने अपने घर पर इमरजेंसी बैठक बुलाई। जस्टिस मुरलीधर और जस्टिस अनूप जे भंभानी की बेंच लगी। बेंच ने तुरंत मुस्तफाबाद के अल हिंद अस्पताल के डॉक्टर से मोबाइल पर बात की, हालात पता किए। बेंच ने पुलिस को तुरंत बोला कि गंभीर रूप से घायल 22 लोगों को ऐसे अस्पतालों में शिफ्ट करें जहां ढंग का इलाज हो। उसी दिन यानी उस दिन की आधी रात की अगली सुबह 26 फरवरी 2020 जज साहब की अदालत फिर बैठी। सामने था गोडसेवादी पार्टी का जहरीला कपिल मिश्रा। इसने दंगा भड़काने की बहुतेरी कोशिश की थी, कामयाब भी हुआ था। मगर उसके जहर भरे भाषण से दिल्ली पुलिस यानी अमित शाह की पुलिस मुकरने लगी। आईपीएस का बिल्ला वर्दी पर लगाए अधिकारी बोलने लगे कि साहब हमको तो कुछ पता ही नहीं है। अब बारी थी जस्टिस मुरलीधर की। बोले, चलाओ उसकी क्लिप मेरी अदालत में। क्लिप चली। दिखा, एक पुलिस अधिकारी उस कपिल मिश्रा के बगल खड़ा था। सॉलिसिटर जनरल मामला संभालने के लिए बोलने लगा कि एफआईआर पर फैसला सही वक्त पर लिया जाएगा। जस्टिस मुरलीधर पूछते हैं, शहर तो जल रहा है, तेरा सही वक्त कब आएगा? इतनी क्लिपें हैं थारे धौरे कि भाषण देकर दंगा भड़काया जा रहा है, किसका इंतजार कर रहा है भाई? जस्टिस मुरलीधर की बेंच ने दिल्ली पुलिस आयुक्त को 24 घंटों में भाषणों पर एफआईआर दर्ज करने पर निर्णय लेने का सख्त आदेश दिया। ये ऑर्डर पास होने थे कि सिर्फ 8 घंटे के अंदर नरेंद्र मोदी ने जस्टिस मुरलीधर को दिल्ली हाई कोर्ट से पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट में भेज दिया। इसी कॉलेजियम ने 2 हफ्ते पहले उनके ट्रांसफर का प्रस्ताव दिया था, जिसे मोदी ने तुरंत मान लिया और कहने लगा कि हम तो सिर्फ रूटीन फॉलो कर रहे हैं जी। मगर ये जो पब्लिक है ना, ये सब जानती है, जनता ने जान लिया है कि जस्टिस मुरलीधर के ट्रांसफर के पीछे आखिरकार उन्हीं गोडसेवादियों का ही हाथ है जिन्होंने कभी गांधी को मारा, आज न्याय की हत्या कर रहे हैं। ये भी जाना कि अगर वो दिल्ली पुलिस को भारतीय दंगा पार्टी द्वारा प्रायोजित दंगा रोकने के लिए न कहते तो उनका ट्रांसफर न होता। यही वजह थी कि जब दिल्ली हाई कोर्ट में जस्टिस मुरलीधर का फेयरवेल हो रहा था, उसमें अभूतपूर्व संख्या में वकील शामिल थे। हालत ये थी कि जिसे फर्श पे जगह मिली वो वहां बैठा, और जिसे बस एक झिर्री से झांकने को मिला तो वो वहां से खड़े खड़े जस्टिस मुरलीधर को देखता रहा। आज की तारीख में ही आप दिल्ली हाई कोर्ट चले जाइए और किसी भी वकील से पूछिए तो वो बताएंगे कि हाई कोर्ट ने इससे पहले या इसके बाद कभी किसी जज की इतनी शानदार विदाई नहीं देखी। जाहिर है कि अपने हिस्टोरिकल डिसीजनों और जनता के साथ एकदम कनेक्टेड भावनाओं के चलते जस्टिस मुरलीधर की प्रतिष्ठा एक विद्वान और स्वतंत्र जज की बनी, और ये उन्होंने खुद कमाई, ना कि 10,000 करोड़ रुपए की पीआर एजेंसी लगाकर खुद को महामानव बनाया। जस्टिस मुरलीधर उस बेंच में भी थे जिसने 2009 में आईपीसी की धारा 377 को रद्द कर दिया था। 1984 के सिख विरोधी दंगों के लिए कांग्रेस नेता सज्जन कुमार और बाकियों को दोषी ठहराते हुए उन्होंने मानवता के विरुद्ध ऐसे अपराधों और ऐसे मास मर्डरों पर लेजिस्लेटिव चेंजेस की जरूरत पर बात की, और जो ऐसे लोग करते हैं जिनको
पॉलिटिकल सपोर्ट मिला होता है। हाशिमपुरा नरसंहार में लगभग 38 मुस्लिम पुरुषों की टारगेटेड हत्याओं के लिए 16 पुलिसकर्मियों को उम्र कैद की दी। उनके फैसले में जस्टिस मुरलीधर ने अल्पसंख्यक समुदाय के खिलाफ लॉ एनफोर्समेंट एजेंटों के बारे में लिखा और वर्दीधारियों ने जिस तरह से निहत्थे लोगों की बेवजह हत्या की उस पर काफी उबले। ऐसे ही उत्तराखंड में हुए फेक एनकाउंटर केस में उन्होंने जो फैसला लिखा, आई रिपीट, जो फैसला लिखा, उन जजों की तरह मुंह जबानी नैतिकता नहीं झाड़ी जो अपने फैसले में लिखते कुछ हैं और नैतिकता कुछ और झाड़ते हैं। इस फैसले में उन्होंने एनकाउंटर जस्टिस की जमकर निंदा की और ऐसे ट्रिगर हैप्पी पुलिस ऑफिसर्स के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने को कहा जो उन्हीं नागरिकों को मारते हैं जिनकी रक्षा के लिए उनको नौकरी पर रखा गया है, जो उनको तनख्वाह देते हैं, जिससे इन पुलिस वालों के बच्चे पलते हैं। ऐसे ही भीमा कोरेगांव मामले में गौतम नवलखा के खिलाफ जारी ट्रांजिट वारंट को रद्द करने का उनका फैसला फंडामेंटल राइट्स की रक्षा का बेहतरीन एग्जाम्पल है। ये दिखाता है कि जस्टिस मुरलीधर बड़ी बड़ी लंतरानियों से भरी पुलिसिया कहानियों से कतई प्रभावित नहीं हुए। कानूनी वेबसाइट लाइव लॉ के एडिटर मनु सेबेस्टियन कहते हैं कि और फिर एक जज जो विद्वान और स्वतंत्र है, जो खतरे के क्षणों में आम नागरिकों के जीवन की रक्षा के लिए तत्काल कार्रवाई करने में संकोच नहीं करता है और राज्य की ज्यादतियों और निष्क्रियताओं के खिलाफ साहसिक रुख अपनाने में निडर है, जिसे कानूनी बिरादरी में उच्च सम्मान दिया जाता है, निश्चित रूप से सुप्रीम कोर्ट में रहने का हकदार है। आप ही बताइए, क्या नहीं है? उड़ीसा हाई कोर्ट, जिसके चीफ जस्टिस के पद से डॉक्टर मुरलीधर रिटायर हुए हैं, उस हाई कोर्ट की प्रशंसा करते हुए खुली अदालत में मौजूदा सीजेआई डी.वाई. चंद्रचूड़ ने उनकी प्रशंसा की। इसी साल मार्च में पारित एक आदेश में सीजेआई की अगुवाई वाली बेंच ने सभी जिलों में वर्चुअल कनेक्टिविटी सुनिश्चित करने में उड़ीसा हाई कोर्ट की सराहना की और सुझाव दिया कि बाकी हाई कोर्टों को इसके मॉडल का पालन करना चाहिए। इतना काबिल जज जो न सिर्फ अपने फैसलों से नजीर बनाता है बल्कि आम लोगों की सुविधा के लिए कोर्ट कचहरी की चीजें भी आसान बनाता है और जो सुप्रीम कोर्ट का जस्टिस बनने के लिए सबसे योग्य इंसान था। क्या कभी सुप्रीम कोर्ट का कॉलेजियम बताएगा कि उसने जस्टिस मुरलीधर को सुप्रीम कोर्ट क्यों नहीं पहुंचने दिया? या फिर ये मान लिया जाए कि चूंकि जस्टिस मुरलीधर अपने फैसलों से गोडसेवादियों के निशाने पर थे, इसलिए सुप्रीम कोर्ट का कॉलेजियम डर गया? या फिर ये भी मान लिया जाए कि गोडसेवादी जस्टिस मुरलीधर के खिलाफ भीषण घृणित अभियान चला रहे थे, इसलिए सुप्रीम कोर्ट का कॉलेजियम पीछे हट गया? कुछ लोग कह सकते हैं कि कॉलेजियम ने तो सितंबर 2022 में ही जस्टिस मुरलीधर को मद्रास हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस बनाने का प्रस्ताव मोदी के पास भेज रखा था, मगर ये भी सच है कि कॉलेजियम ने यह प्रस्ताव वापस भी ले लिया था, बावजूद इसके कि जस्टिस मुरलीधर फिलहाल देश में मौजूद सारे हाई कोर्टों में मौजूद सारे जजों में दूसरे नंबर पर सबसे सीनियर रहे। कॉलेजियम क्यों डगमगाया? किससे डर गया? सुप्रीम कोर्ट में दो सीनियर जजों की जगह खाली थी, फिर भी सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने जस्टिस मुरलीधर को प्रमोट करने पर सोचने तक से इनकार कर दिया। कुछ लोग समझा सकते हैं कि जस्टिस मुरलीधर का तो मूल हाई कोर्ट दिल्ली हाई कोर्ट है, जिससे सुप्रीम कोर्ट में पहले ही 4 जज हैं, मगर क्या ये इतने विद्वान और असाधारण साहस और असाधारण स्वतंत्रता दिखाने वाले एक मेधावी जज को बाहर रखने के लिए काफी है? फिर इसी साल दिल्ली हाई कोर्ट से आने वाले 2 जज तो रिटायर होने जा रहे हैं, तो ऐसे इसमें भी ऐसी कोई खास दिक्कत नहीं थी। जाहिर सी बात है कि जस्टिस मुरलीधर ने हमेशा गोडसेवादियों के सामने झुकने से मना कर दिया, जिसके सामने सुप्रीम कोर्ट फिर से अपनी रीढ़ सीधी नहीं रख पाया है। इससे पहले जस्टिस अकील कुरैशी के मामले में भी सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने इसी तरह का डरा हुआ चेहरा दिखाया था। पिछले साल जब जस्टिस अकील कुरैशी राजस्थान हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस के पद से रिटायर हुए, तो उन्होंने अपने विदाई भाषण में गोडसेवादियों की कलई खोलकर रख दी थी। वो बोले थे कि हाल ही में भारत के एक पूर्व मुख्य न्यायाधीश ने अपनी आत्मकथा लिखी है, यानी कि ये रंजन गोगोई की बात कर रहे हैं। आगे जस्टिस कुरैशी बोले कि उन्होंने इसे पढ़ा नहीं है, लेकिन मीडिया रिपोर्टों के अनुसार उन्होंने कुछ खुलासे किए हैं। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश से त्रिपुरा हाईकोर्ट के सीजेआई के रूप में उनकी नियुक्ति की सिफारिश बदलने के संबंध में ये कहा गया है कि न्यायिक राय के आधार पर सरकार की मेरे बारे में कुछ नकारात्मक धारणाएं थीं। यहाँ पर जस्टिस अकील कुरैशी ने सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम, उसका गोडसेवादियों से संबंध और न्यायिक आजादी की पोल खोलकर रख दी। आपको याद दिला दें कि जस्टिस अकील कुरैशी ने ही अमित शाह को जेल भेजा था।
आगे जस्टिस अकील कुरैशी ने कहा कि संवैधानिक अदालत का प्राथमिक कर्तव्य नागरिकों के मौलिक और मानवाधिकारों की रक्षा करना है। उसके न्यायाधीश के रूप में मैं इसे स्वतंत्रता का प्रमाण पत्र मानता हूँ। अब क्या सुप्रीम कोर्ट का कॉलेजियम अपने उन सीनियर जजों से कुछ सीखेगा जिन्होंने गोडसेवादी की सरकार की अघोषित इमरजेंसी में अपनी रीढ़ सीधी रखी और अदालत पर जनता का भरोसा कायम रखा?